आज हम ये डिस्कस करेंगे कि एंटीबायोटिक्स कब इस्तेमाल करानी चाहिए, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कब करना चाहिए। तो स्क्रीन पर एक चार्ट नज़र आ रहा है आपको। तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में ये चार्ट इस्तेमाल होता है एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल कराने के लिए। इस चार्ट को मद्देनज़र रखते हुए एंटीबायोटिक्स लिखी जाती हैं और उनका इस्तेमाल कराया जाता है। ऊपर वाले 3 पॉइंट्स आप घर पे अपने काउंट कर सकते हैं। नीचे वाले 2 पॉइंट्स आप करीबी सरकारी अस्पताल में जाके फिजिशियन से सिर्फ ये मालूम करेंगे एंटीबायोटिक्स का कम से कम इस्तेमाल करें। अपने प्यारों की ज़िंदगी का ख्याल रखें। अगर आप आज अपने बच्चों को गलत एंटीबायोटिक्स गलत किसी के मशवरे से इस्तेमाल करा रहे हैं तो कल को आपने नहीं होना, लेकिन आप अपने बच्चे को एक कंप्रोमाइज स्टेट में छोड़ जाएंगे जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का पेशेंट होगा, जिस पर कोई एंटीबायोटिक असर नहीं करेंगी। और जब भी कोई बीमारी आएगी सबसे पहले वो उसका शिकार होगा और वो बीमारी कभी ख़त्म भी नहीं होगी उससे, क्योंकि एंटीबायोटिक्स उस पर असर ही नहीं करेंगी। जब एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के खिलाफ असर नहीं करेगी तो फिर किसके खिलाफ असर करेगी? बैक्टीरिया को कौन मारेगा? तो ये एक सवालिया निशान है। आप सोचें, किसी फिजिशियन ने, किसी मसीहा ने, किसी अताई ने आपका कोई ख्याल नहीं रखना, उसने सिर्फ पैसे बटोरने आपसे। आज का टॉपिक इंतहाई अहम है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि एंटीबायोटिक्स कब इस्तेमाल करानी चाहिए, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कब करना चाहिए। ये इंतहाई अहम टॉपिक है। अगर आपने आज का टॉपिक समझ लिया, इसको स्किप नहीं करना ताकि आपको पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि एंटीबायोटिक्स कब इस्तेमाल कराई जानी चाहिए, आपको कब इस्तेमाल करनी चाहिए। तो स्क्रीन पर एक चार्ट नज़र आ रहा है आपको। तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में ये चार्ट इस्तेमाल होता है एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल कराने के लिए। इस चार्ट को मद्देनज़र रखते हुए एंटीबायोटिक्स लिखी जाती हैं और उनका इस्तेमाल कराया जाता है। सबसे पहले चार्ट को डिस्कस करते हैं। अगर आपने इसको समझ लिया तो यकीन माने आप सारी ज़िंदगी एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल कभी भी नहीं करेंगे और आपके बच्चों में ना आप में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कभी पैदा नहीं होगी। तो शुरू करते हैं इस चार्ट से। चार्ट में देखें, सबसे पहले 5 चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। एक है फीवर इन पास्ट 24 आवर्स, दूसरे नंबर पर है एब्सेंस ऑफ कफ, तीसरे नंबर पर है सिम्टम्स ऑनसेट या बराबर है या 3 दिन से कम है, चौथे नंबर पर आपको नज़र आ रही है फिज़िकल एग्ज़ाम जो फाइंडिंग्स हैं कि आपने जो फिज़िकली उसकी एग्ज़ामिनेशन की है पेशेंट की, उसमें आपको प्यूरुलेंट टॉन्सिल्स ये चीज़ है। दूसरे नंबर पर है सवेयर टॉन्सिल इन्फ्लेमेशन। तो बारी बारी इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लें कि इस जो चार्ट है इसके टोटल 5 पॉइंट हैं, 5 नंबर हैं। अगर आपके 4 या 5 नंबर हों तब ही एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कराई जाती हैं। अगर आपके इस चार्ट के मुताबिक नंबर 3 हैं तब एंटीबायोटिक्स हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कराई जा सकती। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, फीवर इन पास्ट 24 आवर के पिछले 24 घंटों में बुखार है। अगर आपके बच्चे को आपको बुखार है पिछले 24 घंटों में तब आपने करना है यस। ये आपका एक पॉइंट हो गया। दूसरी चीज़ है एब्सेंस ऑफ कफ, खांसी की अदम मौजूदगी, कि खांसी आपको नहीं है। अगर आपको खांसी नहीं है तब आप लिखेंगे यस, खांसी नहीं है। ये आपके 2 पॉइंट्स हो गए। अगर आप लिखेंगे कि खांसी है तब आप लिखेंगे नो, एब्सेंस ऑफ कफ नहीं है, खांसी प्रेजेंस ऑफ कफ है तब नो लिखेंगे। तो आपका 1 पॉइंट होगा। ये समझने वाली बात है, दोबारा से समझ लें। एब्सेंस ऑफ कफ, खांसी की अदम मौजूदगी, कि खांसी आपको नहीं है, आप यस लिखेंगे अगर खांसी नहीं है। अगर आपको खांसी मौजूद है, खांसी आ रही है, तब आप नो पे टिक करेंगे। तीसरे पॉइंट पे आती हैं जो सिम्टम्स ऑनसेट लेस देन या इक्वल टू 3 डेज़, कि जो अलामात आपको नज़र आ रही हैं वो अभी नई हैं, ताज़ा अलामात हैं, एक्यूट हैं, पुरानी नहीं हुई। यानी कि या तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन हुए हैं या 3 दिन से कम की अलामात हैं, ये जो आपको सारी नज़र आ रही हैं। अगर 3 दिन या 3 दिन से कम है तब आप यस पे टिक करेंगे। ये आपके 2 पॉइंट हो गए अभी। अगर बालिग अफराद को है तो वो ख़ुद इसकी जो हिस्ट्री है वो अपने नंबर काउंट कर सकते हैं।
या अगर बच्चा है तो उसके वालिदैन या केयर टेकर जो हैं वो इसकी जो है ना काउंटिंग कर सकती हैं। ऊपर वाले 3 पॉइंट्स आप घर पे अपने काउंट कर सकते हैं। आपके बच्चे को पिछले 24 घंटों में बुखार है, ये आपको पता होगा। दूसरे नंबर पर आपके बच्चे को खांसी है या नहीं है, ये भी आपको पता होगा, या आपको खांसी है या नहीं है। तीसरे नंबर पर ये जो अलामात खांसी की, बुखार अगर है नज़र आ रही हैं, ये 3 दिन से पुरानी है या अभी नई नहीं है, 3 दिन से कम अरसा हुआ है उस अलामात को, इस बीमारी को, तो ये ख़ुद आप अपनी फाइंडिंग्स कैलकुलेट कर सकते हैं घर पर ही, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अब असल मसला आता है फ़िज़िकल फाइंडिंग्स का, कि आपने वो तो अपने घर पे कैलकुलेट कर ली, फ़िज़िकल फाइंडिंग्स एक आम आदमी को पता नहीं चलेगा इसका। तो उसके लिए आपको करीबी सरकारी अस्पताल में जाके, ऊपर वाले 3 पॉइंट्स आपको पता होंगे, नीचे वाले 2 पॉइंट्स आप करीबी सरकारी अस्पताल में जाके फिजिशियन से सिर्फ ये मालूम करेंगे कि टॉन्सिल, प्यूरुलेंट जो टॉन्सिल था, ये दूसरा, ये मैं आपको समझाता हूँ ये क्या चीज़ें। तीसरे नंबर पर सीवियर टॉन्सिल इन्फ्लेमेशन, अगर ये 2 चीज़ें हैं तो फिर आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कराएंगे, क्योंकि 2 आपके ऊपर नंबर हैं, 2 नीचे हो जाएंगे 4। अगर ये फिज़िकल एग्ज़ाम जो फाइंडिंग्स हैं इस पर कोई नंबर नहीं है, टॉन्सिल्स नहीं है आपके बच्चे को, इन्फ्लेमेशन नहीं है उसकी, या फिर ये 2 चीज़ें नहीं हैं, तो फिर आप एंटीबायोटिक्स का हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करा सकते। अब पहले टॉन्सिल जो प्यूरुलेंट टॉन्सिल्स है इनको डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं तफसील से टॉन्सिल्स के बारे में बताऊंगा, इसका काम क्या है, और बैक्टीरियल टॉन्सिल्स क्या होती हैं, टॉन्सिलाइटिस बैक्टीरियल, जो बैक्टीरिया की वजह से टॉन्सिल में इन्फ्लेमेशन होती है वो क्या होती है, वायरस की वजह से वो कैसे पता चलेगा। सबसे पहले प्यूरुलेंट टॉन्सिल्स, जो आपके टॉन्सिल्स हैं, गले के गुदूद हैं, उसमें वाइट या येलोइश पैचेस हों या पस हो, तो ये कन्फर्मेशन होती है कि बैक्टीरिया की वजह से टॉन्सिलाइटिस है। तब कन्फर्मेशन हो गई, तब आपने यस पे क्लिक करना है। अगर प्यूरुलेंट टॉन्सिल्स है, जो आपके गले के गुदूद हैं, जो टॉन्सिल्स हैं, उनमें अगर वाइट पैचेस नज़र आ रहे हैं, येलोइश पैचेस नज़र आ रहे हैं, या फिर पस जो है वो नज़र आ रही है, तब इसका मतलब है कि बैक्टीरिया ने अटैक किया है, बैक्टीरिया की वजह से आपको इन्फेक्शन है। एक चीज़। दूसरी चीज़, जो आपके टॉन्सिल्स हैं, गले के गुदूद हैं, उनमें सवेयर इन्फ्लेमेशन है, शदीद किस्म की सोजिश है। तो अगर ये 2 चीज़ें हैं, कन्फर्म है, एक तो प्यूरुलेंट टॉन्सिल्स हैं, प्यूरुलेंट का मतलब है कि वाइट पैचेस हैं और येलोइश पैचेस हैं या पस है, ये कन्फर्मेशन होगी कि बैक्टीरिया की वजह से टॉन्सिल में इन्फ्लेमेशन है। दूसरी चीज़, शदीद किस्म की सोजिश है। तो ये जब 2 चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी कि गले के गुदूद में इन्फेक्शन है बैक्टीरिया की वजह से, तब आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करा सकते हैं। अगर टॉन्सिल्स नहीं हैं, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, तब एंटीबायोटिक्स का हरगिज़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद है आपको ये चार्ट समझ आ गया होगा कि आपने जो ऊपर वाली 3 चीज़ें हैं वो हिस्ट्री वो आपको पता होगी, या तो आप अगर ख़ुद पेशेंट हैं या आप वालिदैन हैं, बच्चों के केयर टेकर्स हैं, आपको ऊपर वाली हिस्ट्री पता होगी, आप घर बैठे अपने पॉइंट्स लगा सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। नीचे वाली जो 2 चीज़ें हैं वो आपको आम आदमी को पता नहीं चलेगा, तो उसके लिए आपने करीबी सरकारी अस्पताल में जाके इसके बारे में मालूम करना है कि आपके बच्चे को टॉन्सिलाइटिस है, गले के गुदूद हैं और वो किस कलर के हैं, क्या उनमें येलोइश पैचेस हैं, वाइट पैचेस हैं, पस है। अगर ये चीज़ें हैं तब आपके 4 नंबर हो जाएंगे, तब आप इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। अब आते हैं टॉन्सिल की तरफ। ये क्या चीज़ है, टॉन्सिल्स गले के दोनों तरफ होती हैं, दोनों अतराफ में, ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये टॉन्सिल गले के गुदूद इनको कहते हैं। इनका बुनियादी काम सबसे आप पहले आप समझ लें, इनका बुनियादी काम आपके लिए बॉडीगार्ड का है, आपकी सेफ्टी का है, इम्यून सिस्टम में ये एक अहम किरदार अदा करते हैं।
खाने में या आपके सांस लेने में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस आपके जिस्म में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, तो ये जो टॉन्सिल्स हैं, गले के गुदूद हैं, ये उनको रोक देते हैं और उनको ट्रैप कर लेती हैं। एक तो ये रोकती हैं, ट्रैप करते हैं, और दूसरा बॉडीगार्ड का काम है कि जैसे ही दुश्मन को देखे अपनी जो बैकअप है, फ़ौज है, दूसरों को ख़बरदार कर दे कि बैरूनी दुश्मन हमलावर हो रहा है, आप रेडी हो जाए। तो ये इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से इनका ख़ात्मा हो जाता है, ये जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं बैक्टीरिया या वायरसेस का। इसके अलावा अगर ये एंटीबॉडीज़ भी प्रोड्यूस करता है, यही टॉन्सिल्स आपके, तो ये इम्यून सिस्टम में और इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने में एक अहम किरदार अदा करता है। जिस्म के हवाले से ये एक इंतहाई अहम है। तो होता यह है जैसे कि फॉरेन पार्टिकल्स, बैक्टीरिया या वायरसेस आपके जिस्म में दाखिल होते हैं, तो ये इनको रोकता है, पकड़ता है। जैसे ही पकड़ता है, अगर वायरस है तो वो इसके अंदर दाखिल हो जाते हैं और इसमें इन्फेक्शन कर देते हैं, इन्फ्लेमेशन कर देते हैं। बैक्टीरिया भी इसी तरीके से करते हैं। नॉर्मल जो टॉन्सिल्स हैं, जो गले के गुदूद हैं, उनका जो कलर है वो या तो पिंकिश होगा या जो दूसरी सराउंडिंग्स नज़र आ रही है गले में उनके जैसा होगा। ये नॉर्मल कलर होगा टॉन्सिल का, गले के गुदूद का। अब हमें कैसे पता चलेगा कि बैक्टीरिया की वजह से टॉन्सिलाइटिस है या वायरस की वजह से? ये सबसे अहम है। तो उसके लिए भी कुछ अलामात हैं। अगर बैक्टीरिया की वजह से है तो बुखार बहुत तेज़ होगा, 102 फ़ारेनहाइट तक बुखार होगा या उससे भी ज़्यादा होगा। दूसरे नंबर पर जो टॉन्सिल्स है उनमें पस होगी या वाइट पैचेस, येलोइश पैचेस होंगे गले के गुदूद पर, टॉन्सिल्स पर। यह कन्फर्मेशन होगी कि जो इन्फेक्शन है टॉन्सिल पे ये बैक्टीरिया की वजह से है। अगर वायरस है, वायरस में बुखार नहीं होता है 102 फ़ारेनहाइट से कम बुखार होगा बच्चे को, ज़्यादा तेज़ नहीं होगा। और दूसरा जो टॉन्सिलाइटिस होगी, टॉन्सिल पे इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फेक्शन होगा, वो रेड कलर का होगा अमूमन, अगर वायरस की वजह से होगा तो ये कन्फर्मेशन है। दो चीज़ों में डिफरेंस है। बैक्टीरिया की वजह से कलर टॉन्सिल का और है और वायरस की वजह से और है। इसके अलावा अगर वायरस की वजह से टॉन्सिलाइटिस है तो वो ख़त्म हो जाएगा चंद दिन में ही, फास्टर रिकवरी होती है उसकी। अगर बैक्टीरिया की वजह से है तो उसकी रिकवरी लेट होगी। तो ये आज का टॉपिक सारा है कि आप टॉन्सिल में भी, टॉन्सिलाइटिस में भी फ़र्क मालूम कर सकते हैं। अगर टॉन्सिलाइटिस भी है, टॉन्सिल में इन्फ्लेमेशन है लेकिन वो वायरस की वजह से है, तब भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल तब करेंगे जब बैक्टीरिया की वजह से टॉन्सिलाइटिस हो और उसमें इन्फ्लेमेशन हो टॉन्सिल में। कोई किसी का ख्याल नहीं रखता। इस हवाले से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है एंटीबायोटिक्स के गलत इस्तेमाल कराने की वजह से। तो आपने अपना भी और अपने बच्चों का ख्याल भी इसी तरीके से रखना है, एंटीबायोटिक्स का कम से कम इस्तेमाल करके। देखिए अगर वायरल टॉन्सिलाइटिस है, आपको ऊपर वाली अलामात भी आपके 2 नंबर हैं, नीचे वाले में आपका कोई नंबर नहीं है, तो अगर आप 10 दिन एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें, 20 दिन करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टॉन्सिलाइटिस खुद ब खुद अगर वायरस की वजह से खुद ब खुद जाएगी। तो अगर आप एक फिजिशियन थे, वो सिफिक्ज़ाइम जो कैप्सूल है 400 मिलीग्राम का, बालिग अफराद को खांसी थी, उसके लिए खांसी में हरगिज़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वायरस की वजह से है, आम खांसी है, नज़ला ज़ुकाम है। लेकिन उस शरीफ आदमी ने जो सिफिक्ज़ाइम कैप्सूल, उसकी डोज 1 है ज़्यादा से ज़्यादा, उसने सुबह शाम 2 कैप्सूल लिखे हुए थे। इनका जहन समझ नहीं आ रही हमको, ये समझते क्या है एंटीबायोटिक्स को कि अगर ज़्यादा इस्तेमाल कराएंगे तो जल्दी रिकवरी हो जाएगी। ऐसा हरगिज़ नहीं है। हर बीमारी की ड्यूरेशन जो है, हर डिज़ीज़ का, हर अलामात जो है, उनका अपना एक ड्यूरेशन है। जब तक वो ड्यूरेशन मुकम्मल नहीं हो जाता, वो अलामात आपके जिस्म से ख़त्म नहीं हो सकती। बेशक आप 10-10 कैप्सूल इकट्ठे इस्तेमाल करा लें। तो ये एक साइकी का फ़र्क है, समझने का फ़र्क है कि एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती हैं। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है,
अगर वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक जितनी मर्जी इस्तेमाल करा लें, टक्के का फ़र्क नहीं होना। दो चीज़ें हैं, एंटीबायोटिक्स का आप इस्तेमाल कराते हैं तो आपके पैसे को ज़िया होता है, क्योंकि सबसे महंगे एंटीबायोटिक या तो सिरप है या इंजेक्शन है। फिजिशियन पैसा ही इसी में है सब कुछ। अगर आप किसी फिजिशियन के पास जाते हैं, अताइयों को तो छोड़ दें, वो मामू पार्टी है। अगर आप फिजिशियन के पास जाते हैं तो अगर आपके बच्चे को खांसी है ना तो वो क्या लिखेगा? या तो वो पेन किलर को सिरप लिख देगा बुखार ख़त्म करने के लिए, या फिर एंटी एलर्जिक सिरप लिख देगा, या टैबलेट दे देगा आपको बुखार ख़त्म करने के लिए टैबलेट। अगर वो एंटीबायोटिक्स नहीं देता तो उसके पैसे कहाँ से पूरे होंगे? इंजेक्शन सबसे महंगे हैं एंटीबायोटिक्स के, सिरप भी सबसे महंगा है। अब ये दो चीज़ों से ही उसकी दुकानदारी चल रही है, उसका काम चल रहा है। अगर ये दो चीज़ें निकाल दें तो उसकी कमाई कहाँ से पूरी होगी? तो इसी बात को आपने समझना है, इस पर अमल करना है। ये चार्ट आपकी पूरी फैमिली के लिए, आपके लिए है, आपके बच्चों के लिए है, सब लोगों के लिए। इस चार्ट पर अमल करें। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल तब करना है जब इस चार्ट के मुताबिक आपके नंबर 4 या 5 हो। अगर आपके 3 नंबर भी हैं तब भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसको समझें, एंटीबायोटिक्स का कम से कम इस्तेमाल करें। अपने प्यारों की ज़िंदगी का ख्याल रखें। अगर आप आज अपने बच्चों को गलत एंटीबायोटिक्स, गलत किसी के मशवरे से इस्तेमाल करा रहे हैं तो कल को आपने नहीं होना, लेकिन आप अपने बच्चे को एक कंप्रोमाइज स्टेट में छोड़ जाएंगे जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का पेशेंट होगा, जिस पर कोई एंटीबायोटिक असर नहीं करेंगी। और जब भी कोई बीमारी आएगी सबसे पहले वो उसका शिकार होगा और वो बीमारी कभी ख़त्म भी नहीं होगी उससे, क्योंकि एंटीबायोटिक्स उस पर असर ही नहीं करेंगी। जब एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के खिलाफ असर नहीं करेगी तो फिर किसके खिलाफ असर करेंगी? बैक्टीरिया को कौन मारेगा? तो ये एक सवालिया निशान है। आप पे सोचें, किसी फिजिशियन ने, किसी मसीहा ने, किसी अताई ने आपका कोई ख्याल नहीं रखना, उसने सिर्फ पैसे बटोरने आपसे। शुक्रिया।